जीवाणु चैप्टर में अपना जो अगला पॉइंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोज शब्द से बना है। प्रोटीन शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, प्रोटियोज, उससे बना है, जिसका अर्थ प्रथम स्थान होता है। और इस प्रोटियोज शब्द का अर्थ होता है प्रथम स्थान। कोशिका में जल के बाद प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका के अंदर जल के बाद प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। प्रोटीन के निर्माण की क्रिया राइबोसोम में होती है। प्रोटीन है कहाँ पर बनता है? वो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है वो राइबोसोम करता है। यह संचित खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन है वो संचित खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। एक प्रारूपिक एमिनो अम्ल में एक एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है और एक एमिनो अम्ल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है एमीन समूह है और एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह है। एमिनो अम्ल में एमीन समूह है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। एक एमिनो अम्ल में के कार्बोक्सिलिक समूह के पास दूसरे एमिनो अम्ल का एमीन समूह है। एक एमिनो अम्ल के कार्बोनिल समूह कार्बोक्सिलिक समूह है, उसके पास दूसरे एमिनो अम्ल का एमीन समूह है आता है, जिससे जल का एक अणु बाहर निकलने से पेप्टाइड बंध द्वारा ये जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार अन्य एमिनो अम्ल के जुड़ने से बहुत सारे पेप्टाइड बंध बन जाते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं। अब देखो, जैसे कि ये COOH, ठीक है, एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल के अंदर एक तो था एमीन समूह, तो ये तो हो गया एमीन समूह। ये तो कौन सा समूह है? एमीन समूह है। एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह है, एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर COOH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। ये एल्किल समूह को जुड़ा हुआ है। ऐसे ये दूसरा एमिनो अम्ल है, एक तरफ NH2, ये H यहाँ पर लीजिए इसका NH2, ये COH कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। तो एक का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे का एमीन समूह जब आपस में पास में आते हैं तो इससे H2O निकल जाएंगे। ये निकलने के कारण, ठीक है, क्या बनेगा? एक CONH, ये बंध बन जाता है। इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये बंध क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध। और ऐसे ही बहुत सारे पेप्टाइड बंध के द्वारा जब एमिनो अम्ल बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं, और इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही प्रोटीन कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्रोटीन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन के प्रकार है, प्रोटीन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल प्रोटीन। प्रोटीन का पहला प्रकार है सरल प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन करवाने से केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन करवाने से केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं, जैसे एल्बुमिन व ग्लोबुलिन, ठीक है। तो जिनका जल अपघटन कराएंगे और जल अपघटन करवाने से केवल एमिनो अम्ल मिलेगा, उसे हम कहेंगे सरल प्रोटीन। दूसरे प्रकार के प्रोटीन है वो कहलाते हैं संयुक्त प्रोटीन।
वे प्रोटीन जिनमें एमिनो अम्ल के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं उन्हें संयुक्त प्रोटीन कहते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। तीसरे प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ये सरल व संयुक्त प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे प्रोटीओजेज और पेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये प्रोटीन है, टॉपिक है। अगला है स्रावी पदार्थ। उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने वे पदार्थ जो पोषण और वृद्धि के अलावा अन्य कार्य करते हैं उन्हें स्रावी पदार्थ कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं के अलावा अन्य पदार्थ जो बनते हैं वो वृद्धि के अलावा अन्य कार्य करते हैं उन्हें स्रावी पदार्थ कहते हैं। ये विशिष्ट संरचनाओं या ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। विशिष्ट संरचना या ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। जो सबसे पहला स्रावी पदार्थ है वो है मकरंद। पादपों में पुष्पों की पंखुड़ियों में उपस्थित मकरंद ग्रंथियों द्वारा यह स्रावित किया जाता है। इसमें सुक्रोज होता है, इसलिए यह स्वाद में मीठा होता है। मधुमक्खियाँ पुष्पों से मकरंद चूसकर अपनी आहारनाल के अनपुट वाले भाग में रासायनिक परिवर्तन द्वारा शहद का निर्माण करती है। यह कीट परागण में सहायक होता है। तो मकरंद है वो पुष्पों की पंखुड़ियों के अंदर उपस्थित होता है। मकरंद ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, इसलिए इसके अंदर सुक्रोज होता है। सुक्रोज होने के कारण ये स्वाद में मीठा होता है। सुक्रोज होने के कारण ये स्वाद में मीठा होता है। मधुमक्खी है वो मकरंद चूसकर अपने आहार नाल के अनपुट भाग में उसको रासायनिक परिवर्तन करके शहद में बदल देती है। और मकरंद है ये कीट परागण में भी सहायक होता है, क्योंकि जब एक मधुमक्खी किसी भी पुष्प के ऊपर बैठेगी तो जो पुष्प के परागण है वो उसके चिपक जाएंगे। जब वो दूसरे पुष्प के ऊपर जाएगी तो वो परागण है वो दूसरे पुष्प में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस प्रकार मकरंद है वो कीट परागण में भी सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है एंजाइम। प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक यौगिक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक यौगिक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। सर्वप्रथम बर्जीलियस ने एंजाइम को देखा था। बुकनर ने ईस्ट कोशिका से जाइमेज को पृथक किया था। बाद में कुहने ने इसे एंजाइम नाम दिया था। तो ये एंजाइम का इतिहास हो गया। एंजाइम शब्द दो शब्दों एन प्लस जाइम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ईस्ट कोशिका में उपस्थित होता है। तो एंजाइम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एन प्लस जाइम। एन का और जाइम इन दोनों का अर्थ होता है ईस्ट कोशिका में उपस्थित। ठीक है। सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम वो प्रोटीन नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम जैसे राइबो न्यूक्लियेजेज आरएनए से बना होता है। एंजाइमों के में कुछ अप्रोटीनी भाग भी पाया जाता है, जिसे कोफैक्टर कहते हैं। एंजाइमों की विशेषताएं। पहली नंबर 1 एंजाइमों की विशेषताएं। एंजाइमों की निम्न विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहली विशेषता है कोलाइडी प्रकृति। एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये ठोस व द्रव दोनों माध्यमों में
क्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। एंजाइम की जो प्रकृति है वो कोलाइडी होती है, इसलिए ठोस और द्रव दोनों माध्यमों के अंदर क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। दूसरी उनकी जो प्रकृति है वो होती है उभयधर्मी प्रकृति। एंजाइम प्रोटीन से बने होने के कारण उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये अम्लीय व क्षारीय दोनों माध्यमों में क्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रिया विशिष्टता। एक विशेष एंजाइम एक विशेष प्रकार की क्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, इसे क्रिया विशिष्टता कहते हैं। एक एंजाइम है वो केवल किसी एक एंजाइम एक ही क्रिया को करता है, इसे ही क्रिया विशिष्टता कहा जाता है। जैसे उदाहरण समझो सभी, यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया के जल अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है। तो यूरिएज एंजाइम है वो केवल एक ही क्रिया करता है, वो करता है यूरिया के जल अपघटन की क्रिया। ठीक है, ऐसे ही लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। तो एक एंजाइम केवल एक ही क्रिया करता है, इसे क्रिया विशिष्टता का गुण कहते हैं। इसी प्रकार सेल्यूलेज द्वारा सेल्यूलोज का अपघटन किया जाता है। सेल्यूलेज एंजाइम है, इसके द्वारा सेल्यूलोज का अपघटन किया जाता है। अगला जो एंजाइम का गुण है वो है समूह विशिष्टता। अगला एंजाइम का गुण है समूह विशिष्टता। कुछ एंजाइम एक समूह की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा हेक्सोज शर्करा में फॉस्फोरीकरण की क्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है। अगला है वृहत आकार। एंजाइमों का आकार क्रिया कारक की तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये कम मात्रा में उपस्थित होने पर भी क्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। एंजाइम इष्टता। एंजाइमों की क्रिया के लिए निश्चित ताप व पीएच की आवश्यकता होती है, जिसे एंजाइम इष्टता कहते हैं। एंजाइमों की क्रिया के लिए 20 से 35 डिग्री तापमान अनुकूलतम होता है। इस तापराश के प्रति 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर क्रिया की दर 2 से 2.5 गुना अधिक हो जाती है। एंजाइमों की क्रिया के लिए अनुकूलतम पीएच 5 से 7.5 होती है। एंजाइम का जो लास्ट गुण है वो है एंजाइम निरोधक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइमों की क्रिया की दर में कमी लाते हैं, इन्हें एंजाइम निरोधक कहते हैं। जैसे साइनाइड है, मरकरी है। तो ऐसे पदार्थ जो एंजाइमों की क्रिया में कमी लाए उन्हें एंजाइम निरोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है साइनाइड और मरकरी।